दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक खास मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं। वो क्या है कि जो हमारे सीजीआई जो आज तक भी हैं और इस महीने के अंत में वो सीजीआई के पद से रिटायर हो जाएंगे, बी.आर. गवई, सीजीआई ऑफ इंडिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बारे में भी कुछ बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक हमारे करीबी डॉक्टर बीपी अशोक, आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी, जो बहुत ही सोशल हैं और उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की हैं कि शायद किसी और आईपीएस ने इतनी डिग्रियां हासिल की हों। और उनके पिता भी डीआईजी पद से रिटायर हुए, देवी सिंह अशोक, जिनको इन दोनों बाप बेटों को पूरा उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है। विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, जाति समूह, तो उनको अच्छी तरह जानते हैं और बहुत सम्मान भी करते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सामान्य जाति के वकील ने जूता फेंककर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पर काला धब्बा लगाया, संविधान के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह किया, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा और क्या पद हो सकता है उसका अपमान किया। लेकिन दोस्तों, गवई जी ने तो उसको एक तरीके से इग्नोर किया या माफ कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या संविधान की अवमानना करने वाले, क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने वाले के जिन्होंने इतना खतरनाक गुनाह किया, और संभवतया वो भी इसलिए कि गवई साहब दलित जाति से आते हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी हैं, वो बहुत ही दबंग किस्म के व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने अपने कई फैसलों से अपनी सोच और संविधान के तहत अधिकारों का बचाव किया है, न्याय किया है और उनमें देश की जनता को हमेशा भरोसा रहा। और देश की जनता इस बात से भी बहुत खुश है कि बी.आर. गवई, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों को, लाखों दलितों, पिछड़ों को इस बात का दर्द है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संविधान की अवमानना करने वाले, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले, सीजीआई की अवमानना करने वाले, जूता फेंकने वाले को कोई दंड नहीं दिला सके और ना ही सरकार ने इस पर कोई फैसला लिया, ना स्थानीय पुलिस ने अपने आप कोई फैसला लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की और एक अदना से वकील ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया, संविधान पर हमला किया और उसको कोई सजा ना मिले, तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर और एक और मुद्दा मैंने उठाया था। वो क्या मुद्दा था कि जो एससी, एसटी या ओबीसी के अधिकारी हैं, उनको जबरन क्रीमी लेयर के कानून में फंसाकर उनको आरक्षण से हटाया जा रहा है कि जो अधिकारी अच्छे पदों पर हैं, बड़े पदों पर हैं और वो इनकम टैक्स देने लगे हैं, तो उनसे आरक्षण वापस ले लिया जाए। तो इस मुद्दे पर जब हमने रिटायर आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक से बातचीत की, तो उन्होंने अपने उद्गारों को इस वीडियो क्लिप में
दिखाया है, जो हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। और इस वीडियो क्लिप में वो मानते हैं कि क्रीमी लेयर का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है और जो सरकारी नौकरियां वैसे ही खत्म हो रही हैं, उनसे दलित, पिछड़े, एसटी, ओबीसी समाज को नौकरियों से वंचित करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है क्रीमी लेयर का। साथियों, आज मैं आपके सामने क्रीमी लेयर के संबंध में अपने विचार रखना चाहूँगा। हालांकि ये अम्बेडकरवाद और भारतीय संविधान से प्रेरित विचार हैं। मुझे माननीय जस्टिस गवई साहब के एक स्टेटमेंट के संबंध में वार्ता करनी है। उनको मैंने इस संबंध में एक ज्ञापन भी भेजा है और उनका जो विचार है कि क्रीमी लेयर SC ST में लागू होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो चाहे SC ST के ऊपर हो, चाहे OBC के ऊपर हो, चाहे किसी अन्य समाज के ऊपर लागू हो। क्रीमी लेयर का सिद्धांत एक असंवैधानिक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का कोई नैतिक आधार नहीं है। भारत में सामाजिक न्याय की आवश्यकता तब तक है जब तक कि जाति रहेगी, जातिवाद रहेगा, वर्ण व्यवस्था रहेगी, छुआछूत रहेगी। निश्चित रूप से अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो संपूर्ण आरक्षण अपने आप मीनिंगलेस हो जाएगा, तब शायद उसकी आवश्यकता ना पड़े और लोग अपने आप छोड़ दें। लेकिन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट खड़ा करके, जो कि अपने आप में एक आर्थिक सिद्धांत है और क्रीम से कोई मतलब भी नहीं है, नौकरियों का मतलब क्रीम नहीं होता। अगर नौकरियां किसी को मिल जाती हैं वो सिर्फ सामाजिक न्याय तक सीमित है, नौकरियां ऐसी चीज़ नहीं है। क्रीम तो आप कह सकते हैं जिन लोगों के पास 1% लोग हैं संख्या में, लेकिन उनके पास जायदाद है 40% से ऊपर। 10% लोग भी क्रीमी लेयर कहला सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो जायदाद है, जो वेल्थ है, वो लगभग पूरे देश की 77% के आसपास वेल्थ है, तो उसको तो आप क्रीमी लेयर कह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पूरी 1% भी लैंड नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग बाग, उन लोगों को क्रीमी लेयर मान लेना, या उनमें से जो निकले हुए उनके परिवार के कुछ चंद लोग हैं उनको क्रीमी लेयर मानना उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अन्याय है। और जो पढ़े लिखे लोग बाग जो नौकरी में आ गए हैं, या नेता बन गए, या कहीं भी MLA MP बन गए, किसी तरह से वो इनकम टैक्स पेयर बन गए हैं, तो वो लीडरशिप दे रहे हैं, वो अधिकारों के संबंध में समर्पित भी हैं, वो काम भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ अम्बेडकरवाद के लिए, कुछ जागरूकता के लिए, कुछ सामाजिक न्याय के लिए, और पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। और लोगों में जो कमज़ोर लोग हैं उनमें हिस्सेदारी का एहसास भी दिला रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग राजनीति में भी आगे आए, समाज में भी और नौकरियों में भी आगे आए, जो देश की सेवा अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन उनको ये हटाना कि वो लोग क्रीमी लेयर में आ गए हैं, ये पूरे बहुजन समाज को, SC ST और OBC को नेतृत्व विहीन करने जैसा है। जैसे कि किसी को हेडलेस कर दिया जाए, उसका सर हटा दिया जाए, और वो अपने आप में फिर जो रह जाएगा, जो कम पढ़े लिखे लोगों का या कम जागरूक लोगों का समूह रह जाएगा, वो लोग आरक्षण या सामाजिक न्याय तक उनकी पहुंच होगी नहीं, और वो उससे दूर रहेंगे। तो आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करना आसान रहेगा, क्योंकि जो लोग थिंक टैंक हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी जो समानुभूति है, उनकी जो एम्पैथी और सिंपैथी है अपने लोगों के साथ, वो भी प्रभावित हो जाती है। इसके लिए अगर ऐसी बात है कि जो कम लोग आगे आ पाए हैं या कम आगे बढ़ पाए हैं, उनकी अगर ज़्यादा चिंता है किसी भी स्तर से, चाहे संसद को, चाहे न्यायपालिका को, या किसी ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, तो इस तरह के आदेश पारित करें कि मुफ्त और एक समान शिक्षा हो जाए, और जो रिक्तियाँ निकलती हैं वो रिक्तियाँ कम ना हो, किसी भी तरह से रिक्तियाँ पूरी हों। बैकलॉग SC ST के लिए निकाला जाए, OBC के लिए निकाला जाए, माइनॉरिटीज़ के लिए निकाला जाए, महिलाओं के लिए निकाला जाए। सामाजिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए निकालिए तो पूरा होगा। और उनके लिए छात्रावास खोले जाएं, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर खोलिए उनके लिए छात्रावास, आप राजधानियों में खोल दीजिए, फ़र्क पड़ेगा वाकई। और भी उनका ध्यान रखना है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण बढ़ाइए, निजी क्षेत्र में टॉप टू बॉटम, ये नहीं सिर्फ मजदूरी करने के लिए उनको दे दिया गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण दीजिए तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। फ्री कोचिंग सेंटर खोलिए उनके लिए। और जो ये EWS का जो आरक्षण है, इसको सिर्फ SC ST और OBC माइनॉरिटीज़ के लिए ही रखना चाहिए। EWS में लोगों को, उन लोगों को लाया जा रहा है जिनका पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको लग रहा है कि SC ST का जो कमज़ोर लोग हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग बाग हैं, उनका भला करना है
और वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। तो इसका इलाज तो ये होगा कि जो ओवर रिप्रेजेंटेड लोग हैं, जो पहले से ही 50% से ऊपर आ गए हैं, उनको रोका जाए। और उनको रोकें या ना रोकें, कम से कम उनको तो ना रोकें जो उस दिशा में बढ़ रहे हैं सामाजिक न्याय के लाभ लेकर के। वो लोग इस क्षमता में आ रहे हैं कि वो पे बैक टू सोसाइटी कर सकें, अपने लोगों की बात सुन सकें, उनकी समस्या हल कर सकें, तो उनको लिया जाए EWS के अंदर। रिजर्वेशन अभी पूरा हुआ नहीं है, जो उनकी संख्या है जितनी, उस हद तक उनकी परसेंटेज उस अनुपात में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसे पूरा करने में ध्यान दिया जाए। न्यायपालिका भी ध्यान दें, संसद भी ध्यान दें, और जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं वो भी ध्यान दें इस बात को। विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष हैं वो भी ध्यान दें। तो ये सिर्फ उन लोगों का जो तथाकथित ब्रांड किया गया है कि अधिकारी, कर्मचारी, इनकम टैक्स पेयर हैं, उनको क्रीमी लेयर मान करके उनको हटा दिया जाए, ये तो असंवैधानिक है। अगर वाकई चिंता ज़्यादा है तो रियल काम यही किया जाएगा कि जो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं उनको कम करके अंडर रिप्रेजेंटेड लोगों को आगे किया जाए और EWS उन्हीं के लिए समर्पित हो। तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा। क्रीमी लेयर सिद्धांत शुरू से भी और आखिर से भी ये स्पष्ट है कि एक आर्थिक सिद्धांत है। और जब एक आदमी जो बहुत अमीर नहीं है लेकिन सिर्फ सामाजिक रूप से वो एक ऐसी जाति का है जो अपने आप को ये जानता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंक देता है और उसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है, तो क्रीमी लेयर में तो वो हुआ, भले उसके पास पैसा है नहीं, लेकिन वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानता है। वो जानता है कि इतने बड़े से बड़े लोग भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे जेल में डाल सके। तो असली क्रीमी लेयर तो वो आदमी है, उसको अलग कीजिए। वो जिनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है उनकी कम्युनिटी, और निश्चित रूप से उनको अलग करना, चाहे वो खुद भी ऐसे विचार के हों, पता नहीं कैसे विचार आया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से ये विचार उन लोगों को बदलना पड़ेगा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नौकरी में आ गए वो क्रीमी लेयर में आ गए। क्रीमी लेयर इस देश के अंदर उन्हीं लोगों की है जो सामाजिक रूप से संपन्न है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और जो लगातार अत्याचार करते रहते हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन कम किया जाए, और जो SC ST OBC का या माइनॉरिटीज़ का जो हिस्सेदारी है उनको दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक तरफ तो क्रीमी लेयर के नाम पर दलितों को आरक्षण से वंचित करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो 10-15% सवर्ण समाज है, दबंग समाज है, उसको आपने 10% EWS के नाम पर आरक्षण दे दिया, जिसकी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। EWS को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मानकर सवर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षित करना, यानी जो कुल 15% हैं उनमें से 10% उनको आरक्षण देने का मतलब है कि 66% आपने उनको आरक्षित कर दिया, जबकि वो पहले से ही 50% से ज़्यादा सीटों पर या नौकरियों पर काबिज हैं, बल्कि दाएं बाएं से उससे ज़्यादा पर भी वो काबिज हैं। तो डॉक्टर BP अशोक का मानना है कि ऐसा करना संविधान के खिलाफ है, और वो CGI पर जूता फेंकने के मुद्दे पर भी इसमें बोले हैं, जिसमें उनका आशय ये है, सब घुमा फिरा कर, कि जो CGI, जो दलित CGI अपने ऊपर जूता फेंकने को नहीं रोक सकता, उसको दंडित नहीं कर सकता, तो एक आम दलित अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर पाएगा? उसको तो हमेशा कदम कदम पर रौंदा जाता है, और सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद, एक गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासी को न्याय नहीं मिलता, और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, उसके हकों पर डाका डाला जाता है। और यदि CGI साहब आप जूता फेंकने वाले को उचित दंड देते तो देश के दलित, पिछड़ों, OBC का बहुत मान बढ़ता, और उन्हें लगता कि CGI साहब ने जूता फेंकने वाले को ही दंड नहीं दिया है, बल्कि देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों के साथ न्याय किया है। लेकिन दुर्भाग्य कि CGI BR गवई जी
ये न कर सके। तो दोस्तों, हमने कई मुद्दों पर डॉक्टर बीपी अशोक से बातचीत की, तो हम उनकी क्लिप आपको दिखा रहे हैं और उससे कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि दलित समाज के बारे में जो गवई साहब की नीतियां रहीं, कई मामलों में दलित पिछड़ा समाज उनसे सहमत नहीं है, विशेषकर जो ये क्रीमी लेयर वाला जो मुद्दा था जिनमें उनकी सहमति थी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। मेरी फिर एक बार आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस खास वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि देश के करोड़ों वंचितों को न्याय पाने में आसानी रहे और वो अपने हकों को जान पाएँ कि उनके हक कितने ज़रूरी हैं। जो संविधान में उनके पास हक है, उन हकों को संस्थाएं या सरकार या पुलिस कैसे पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, तो उससे आपको बल मिलेगा। और इसके अलावा जो मैं एक बार और बात कह रहा हूँ कि अभी मैंने पिछले दिनों एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि उस गांव में करीब 150 सालों के बाद कोई दलित दूल्हा घुड़चढ़ी कर पाया, यानी घोड़ी पर चढ़कर वो बारात निकली, लेकिन वो भी 3-3 थानों की पुलिस लगाई गई तब वो घुड़चढ़ी कर सका। तो इसी एक घटना से आपको ये पता चल जाएगा कि जिस क्रीमी लेयर से आप उनका हक मारने जा रहे हैं या मार लिया गया है, और जो कुछ मजबूत हुए हैं SC, ST, OBC, उनको भी आप फिर कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और जिनके पास 50% आरक्षण बचता है, यानी सामान्य वर्गों के लिए, उनके लिए जो 15% लोग हैं, उनके लिए आपने 10% आरक्षण खुद लागू कर दिया EWS के नाम पर। लेकिन दोस्तों, लंबे अरसे से ये मांग की जा रही है कि आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाए, तभी वंचित समाज को न्याय मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जो BR गवई के क्रीमी लेयर मुद्दे पर और जूता फेंकने वाले वकील पर कोई कार्रवाई न करने से देश के लाखों करोड़ों वंचित लोगों में रोष है। ये बात पहुंचाने के लिए ये मैंने वीडियो आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।